हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे द्रव्य के बारे में। एक बार फिर से जान लीजिए। अध्याय 1 में हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम है, यानी अध्याय का नाम है। इसमें हमने पढ़ लिया था द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। उसमें आयतन वगैरह के बारे में बात हो चुका है, जिसमें आयतन, द्रव्यमान, भार, ये सब की बात हो चुकी है। आज हमारा नया टॉपिक है इसी पाठ में, इसी अध्याय में, पहले वाले में, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। यानी कि द्रव्य की जो अवस्थाएं आपने सुना होगा, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। तो इनमें परिवर्तन कैसे होता है, कोई ठोस द्रव में कैसे चेंज होता है, द्रव कैसे गैस में चेंज होता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें जो परिवर्तन होता है उसके बीच में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उसका क्या नाम होता है, उसके बारे में हम पूरे डिटेल से समझेंगे। तो आप जान लीजिए कि कोई भी पदार्थ होता है उसका अवस्था परिवर्तन का मेन कारण होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। आप गतिज ऊर्जा को नहीं समझ सकते तो आप समझ लीजिए कि ऊष्मा में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। यानी कि अगर कहा जाए मेन रूप से, मुख्य रूप से आपसे कहा जाए कि भाई द्रव्य में अवस्था परिवर्तन का कारण क्या होता है, तो बता सकते हो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, या ऊष्मा में परिवर्तन, या ताप में परिवर्तन, ठीक है। तो द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का मेन वजह होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। हम सिंपल से कह लेते हैं ताप में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन। देखिए यहाँ पे कोई ठोस पदार्थ है, अगर इसका ताप आप बढ़ाते हो तो वह द्रव में बदल जाएगा। यदि द्रव का आप ताप बढ़ाते हो, ऊष्मा बढ़ाते हो, तो वह गैस में बदल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका उल्टा है, यदि गैस को आप ठंडा करते हो तो द्रव में बदल जाता है, द्रव को यदि आप ठंडा करते हो तो ठोस में बदल जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए, इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस मेरी बात को ध्यान से आप सुनिए और याद हो जाएगा अपने आप। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे, जैसे ठोस का ताप बढ़ाएंगे तो वह द्रव में बदल जाएगा, द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो गैस में बदल जाएगा। यदि गैस का ताप को कम करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा, और द्रव का तापमान कम करेंगे तो वह ठोस में बदल जाएगा। ये चीज़ें आपको एक तरह से रटना ही है, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है गलन, यहाँ गलनांक, यहाँ क्वथन, क्वथनांक, यहाँ द्रवण, द्रवणांक, यहाँ पे लिखा हेमीकरण या जमना, हिमांक। इसका क्या मतलब है? देखिए ये तीर का मतलब है जिधर तीर का मुंह होता है उधर की तरफ जाते हैं, वह संकेत दिखा रहा है कि ये यहाँ से गया। देखो ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है, ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है। उसी तरह से द्रव से गैस में बदलना क्वथन कहलाता है। अब थोड़ा सा उल्टा जाइए, गैस से द्रव में बदलना द्रवण कहलाएगा, और फिर उसी तरह से द्रव से ठोस में बदलना हेमीकरण या जमना या हिमांक के बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए अब यहाँ समझ गए किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गलनांक का। गलनांक में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ गलता है, हर एक पदार्थ का अलग अलग टेम्परेचर पे वो गलता है, यानी गलनांक होता है। तो अब यहाँ पे करोगे क्या, गलनांक का परिभाषा के लिए क्या करोगे, बस इसमें आप सब कुछ जो गलनांक, हिमांक, द्रवणांक, अंक आ रहा है, हिमांक, अब इसके लिए जोड़ना क्या पड़ेगा आपको, जिस निश्चित ताप पर, सब में जोड़ना पड़ेगा। अब इसको आप अपने दिमाग में इमेज बना लेंगे कि ये ऐसे ऐसे है। तो करना क्या है आपको, अगर इसका परिभाषा देना होगा तो आप बताओगे किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। कहा जाए गलनांक क्या होता है, जिस निश्चित ताप पर, यह बात आपको नोट रखना, जिस निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को हम बोलते हैं गलनांक, ठीक है। किसी ठोस यानी निश्चित ताप पर किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना कहलाता है उसका गलनांक।
उसी तरह क्वथनांक में जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस में बदलता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। अगर निश्चित ताप को हटा देंगे तो आपका क्वथन का हो जाएगा, मतलब किसी द्रव का गैस में बदलना क्वथन, और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस में बदलता है उसे बोलते हैं क्वथनांक। यानी क्वथनांक का जब भी परिभाषा बताएंगे तो जिस निश्चित ताप पर लिखेंगे, और यदि क्वथन का कहेंगे तो जिस निश्चित ताप को हटा देंगे। उसी तरह यहाँ से उल्टा देख लीजिए, अब यह तीर देखिए इधर की तरफ आया, इसका मतलब गैस से द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है, और जिस निश्चित ताप पर गैस द्रव में बदलता है उसे उसका द्रवणांक कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे द्रव से ठोस है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, किसी द्रव का ठोस में बदलना हेमीकरण या जमना कहलाता है, और जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हम हिमांक कहते हैं। इसमें एकदम सिंपल सा है। एग्जाम्पल में आपका देख लीजिए, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ आप सब देखे होंगे। बर्फ़ को यदि आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, और पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्प बन जाता है, ये जिसको बोलते हैं जल वाष्प। तो अब यह क्या हो गया, बर्फ़ से जल में बदलना, गलन। बर्फ़ है, अगर गल मतलब कहते हो ना कि बर्फ़ गल गया मतलब का पानी बन गया, तो उसी को तो बोलते हैं गल गया मतलब गलन। यानी बर्फ़ जल में बदला तो उसे कहेंगे गलन, और जिस ताप पे बर्फ़ गल जाएगा उस ताप को क्या कहेंगे, गलनांक कह देंगे। उसी तरह यहाँ पे अगर उल्टा है, अगर जलवाष्प को आप ठंडा करते हो, जैसे वाष्प है उसको आप ठंडा करोगे तो वह जल में बदल जाएगा, और जल को फिर से ठंडा करेंगे, जैसे फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है। तो इतना मेन चीज़ है इसमें द्रव्य की अवस्था परिवर्तन में। आपको एकदम सिंपल भाषा में आपको बता दिए हैं कैसे परिभाषा को याद रखना है, ठीक है, इसको आप जान लिए। अब इसमें देखिए कुछ आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वथन, और इसी में एक आता है वाष्पन। इन दोनों को हम थोड़ा साथ लेकर चलेंगे, यहाँ पे तो समझ गए। क्वथन और वाष्पन क्या होता है, देखिए दोनों में वही चीज़ होता है, द्रव से वाष्प में बदलना। क्वथन में भी क्या होता है कि कोई भी द्रव होता है वाष्प में बदलता है, और वाष्पन में भी कोई द्रव होता है वह वाष्प में बदलता है। पर दोनों क्या एक ही चीज़ है, तो एक चीज़ नहीं, इसमें कुछ अंतर होता क्या है। जो क्वथन होता है, यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा आपको बता दें, यहाँ पे देखिए कोई भी द्रव होता है, इस तरह से हम इसको बना देते हैं। यहाँ मान लीजिए पानी ही भरे हैं, ये पानी भरा हुआ है। होता क्या है कि कोई भी द्रव होता है तो उसके जो कण होते हैं, यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं वह हमेशा गति करते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा विद्यमान रहती है। उसी गतिज ऊर्जा की वजह से वह जो जल के छोटे छोटे कण होते हैं वह क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो होता क्या है कि कुछ इसमें कण ऐसे होते हैं जो जल के ऊपरी सतह पे होते हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह काफ़ी अधिक होती है अपेक्षा नीचे वालों से। तो वह क्या होते हैं, जब गतिज ऊर्जा अधिक होती है तो वह क्या होते हैं, वायुमंडल में जाने लगते हैं, यानी वायुमंडल में गति करने लगते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं वाष्पन, ठीक है। क्वथन में क्या होता है कि क्वथन में कहीं के भी अणु, जैसे यहाँ के भी अणु हो सकते हैं, यहाँ के चाहिए, यहाँ के कोई भी अणु, अगर किसी अणु का गतिज ऊर्जा अधिक हो गया तो वह क्या करेगा, इस जल को छोड़ करके वह वायुमंडल में चला जाएगा, तो उसको हमको बोलते हैं क्वथन बोलते हैं। तो अंतर क्या हुआ कि जो वाष्पन में केवल बाहरी सतह के अणु ही वाष्प में बदलते हैं, और जबकि क्वथन में क्या होता है, कहीं के भी अणु, मतलब जल में उपस्थित कहीं के भी अणु रहेंगे तो वह वाष्प में बदल सकते हैं, ठीक। पहला इसमें अंतर ये हो गया वाष्पन व क्वथन में
अंतर क्या हुआ कि वाष्पन में क्या होता है कि केवल जल के ऊपरी सतह के अणु वाष्प में बदलते हैं। क्वथन में क्या होता है कि जल में उपस्थित कोई भी अणु वाष्प में बदल सकता है, यानी क्वथन की प्रक्रिया में कहीं भी। दूसरा चीज़ है कि वाष्पन के लिए निश्चित ताप नहीं होता है। निश्चित ताप, क्वथन के लिए निश्चित ताप नहीं होता है और क्वथन के लिए निश्चित ताप होता है। मतलब कि वाष्पन की क्रिया किसी भी ताप पे हो सकती है। जैसे आप पानी रख दिए, बाल्टी में करके छोड़ दिए धूप में, चाहे ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बाद देखेंगे या कुछ समय बाद देखेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, तो उसमें होता क्या, वाष्पन होता है। वह किसी भी ताप पे हो सकता है। लेकिन क्वथन में क्या होता है, एक निश्चित ताप होता है। जैसे पानी का उबलना, क्वथन का मतलब आप ये समझ लीजिए उबलना। तो पानी क्या उबल जाएगा किसी भी ताप पे? 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री पे उबलेगा? नहीं, उसका एक टेम्परेचर होता है। आप गर्म करते जाओगे तब जाके कहीं वह पानी उबलता है। तो उसी को उबलना को ही हम बोलते हैं क्वथन। और वाष्पन का मतलब अपने आप हो, किसी भी ताप पर हो जाए। और क्वथन क्या होता है, निश्चित ताप होता है। पानी को आप गर्म करते हो, जब उसका निश्चित ताप आता है तब जाके वो पानी उबलता है और वाष्प में बदलता है। तो इसलिए दूसरा इसका हो गया अंतर कि जो वाष्पन होता है वह किसी भी ताप पर हो सकता है और जो क्वथन होता है वह निश्चित ताप पे होता है। ठीक है। नंबर 3, ताप। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ताप या यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा हटा के आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता कर लें। नमी, जैसे वायुमंडल में नमी होगी, तो अगर वायुमंडल में नमी होगा या वायुमंडल का तापमान कम होगा तो वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगा और क्वथन की क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका अगर निश्चित ताप है, वायुमंडल का कोई भी ताप रहेगा। यदि हम उसको मान लीजिए पानी को 100 डिग्री पे गर्म कर रहे हैं तो उसका तो क्वथन होगा ही, वो उबलेगा ही, चाहे वह वायुमंडल का कोई भी ताप हो। लेकिन पानी को आप रखे हो, बहुत ठंडा पानी है, तो उसका धीरे धीरे वाष्पन नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा ताप पर होता है उतना कम ताप पे नहीं होगा। यानी आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो वाष्पन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आर्द्रता कम होगी तो वाष्पन बढ़ जाएगा। लेकिन क्वथनांक पे इसका या क्वथन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो होती है अगला इसकी अंतर होता है कि जो वाष्पन क्रिया होती है वह धीरे धीरे होती है। जैसे पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, भाप बन के उड़ रहा है अपने आप, तो धीरे धीरे प्रक्रिया हो गई। और क्वथन में क्या होता है कि प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होता है। तो ये इसका अंतर हो गया क्वथन और वाष्पन में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला हमारा टॉपिक है एक चीज छूटा हुआ है, एक ऊर्ध्वपातन। आप इससे पहले देखे थे कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में या वाष्प में बदलेगा। तो होता क्या है कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे हम बात की अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी द्रव होता है, अगर ठोस है तो उसको गर्म करेंगे तो वह द्रव में बदलेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में या वाष्प में बदलेगा। ठीक है, वाष्प को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा, फिर द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदलेगा। यह पहले हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं अगर वह ठोस हैं, उसको हम गर्म करते हैं तो डायरेक्ट द्रव में ना बदल करके सीधे गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, ठोस होते हैं, उनको गर्म करते हैं तो द्रव में ना बदल के डायरेक्ट क्या होते हैं, गैस में बदल जाते हैं। मतलब कि ठोस को गर्म करने पर डायरेक्ट गैस या वाष्प में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातज, ऊर्ध्वपातज, और इस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसे में आपका आता है आयोडीन, आयोडीन, कपूर और नौसादर। ऊर्ध्वपातन की क्रिया में एग्जाम्पल आता है आयोडीन, कपूर, नौसादर। एक चीज़ आपके लिए की पॉइंट बता देते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, हाँ, सब लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, पर क्या आपके शरीर के अंदर वह आयोडीन जाता है?
जाता है, पर कैसे जाएगा हम बता रहे हैं। जैसे आप सब्जी बनाते हो, चाहे दाल बनाते हैं या खाते हैं, तो उसमें आप नमक डालते हैं या नमक जो भी बनाते हैं वो डालते होंगे। तो वह जो नमक के साथ आयोडीन होता है, तो उसको दाल में डालते हो गर्म वाले में, तो क्या होता है कि आयोडीन जो होती है वह बनते समय, पकते समय ही दाल क्या होता है, इतना तापमान होता है कि वह आयोडीन वाष्प बन के निकल जाती है। हमारे पास बचता केवल है नमक, हम लेते हैं स्वाद केवल नमक का। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे थायराइड प्रॉब्लम हो रही है। सब कहेंगे भाई हम तो आयोडीन रोज़ खाते हैं, नमक रोज़ खाते हैं, सब्जी में, दाल में और तरह से खाते हैं, तो हमें क्यों थायराइड हो गया, आयोडीन की कमी क्यों हो गई? तो भाई इसीलिए हो जाती है कि जैसे ही नमक के साथ आपने दाल में डाला गरम, जब दाल बनती है या सब्जी बनता है तभी नमक भी पड़ता है, तो उसको खूब उबालते हैं, पकाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आयोडीन जो होती है वो वाष्प बन के उड़ जाती है ऊपर, बचता हमारे पास नमक। तो हम नमक खा रहे हैं तो हमारे अंदर कहाँ से आयोडीन आएगा? आता भी होगा तो बहुत थोड़ा मोड़ा, जो शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता होगा। यदि वाकई में आपको नमक लेना आयोडीन के रूप में, तो खाना वाना बन जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसमें आप अलग से थोड़ा सा नमक डाल के खा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में वो आयोडीन जा रहा है, अन्यथा वह वाष्प बन के ही उड़ जा रहा है। तो ये आपके लिए एक की पॉइंट है। इस ऊर्ध्वपातन जब आया चैप्टर तो हम बता दिए आपको। तो आप जान गए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई भी ठोस होता है उसे गर्म करने पे वाष्प में बदल जाता है, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं, जैसे कि आयोडीन, कपूर और नवसादर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघनन। संघनन क्या होता है? संघनन, संघनन में भी होता है कि कोई भी वाष्प होता है वह ठंडा होता है तो जल में बदल जाता है। कोई भी जल वाष्प होगा, किस वाष्प का मतलब ही आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए, जल से ले लीजिए, समझने में आसान रहेगा। जल वाष्प है, अब वह क्या होगा, ठंडा होगा तो किस में बदलेगा? द्रव में। तो संघनन में भी यही क्रिया होती है कि जल वाष्प का धीरे धीरे जल में यानी द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। इसका उदाहरण है, आपने देखा होगा कभी कभी कि आप कोई बर्फ़ से भरा या खूब ठंडा पानी का बोतल या गिलास रखे रहते हैं, तो उसके चारों तरफ ऐसे बूंद बूंद करके पानी दिखाई देता है। जैसे बर्फ़ का, जैसे फ्रिज में आपने पानी रख दिया, वह ठंडा हो गया, बर्फ़ बन गया, उसको आप बोतल को उठा के बाहर करिए, थोड़े देर देखेंगे बाद देखेंगे कि बोतल के इस साइड में, अंदर नहीं इस साइड, बाहर साइड में जल की बूंदें दिखाई देगी। क्या मतलब है? वो बोतल को पानी छेद करके बाहर आ जा रहा है। कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि पानी जो है रिस रिस के निकल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि हमारा जो वायुमंडल है, यह पूरा जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे जल के कण, मान लेते हैं हमारा पूरा रूम हो गया एक तरह से, इस रूम में जल के कण वाष्प के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये आपको जानना, जैसे हम हैं यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे अगल बगल जल वाष्प है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर जो इस बॉटल का अपने बर्फ़ बना दिया है फ्रिज में रख करके, तो ये क्या कर रहा है, इसके अगल बगल भी तो जल वाष्प होंगे, पर क्या है, वह वाष्प के रूप में है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये बोतल का जो पानी है ठंडा है, तो ये अगल बगल के भी टेम्परेचर को कम कर दे रहा है, यानी तापमान को कम कर दे रहा है। तो तापमान को कम कर देने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो वाष्प है वह जल में कन्वर्ट हो गया, यानी द्रव में कन्वर्ट हो गया। वहीं हमें क्या होता है, बूंद बूंद करके दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे आप उत्तर बताएंगे, किसी को समझाना होगा तो बता देंगे कि इसका कारण क्या है, संघनन है। संघनन में क्या है कि भाई देखिए, हमारे चारों तरफ जो है दिखाई नहीं दे रहा है, जलवाष्प विद्यमान है। होता क्या है कि जो बर्फ़ या बर्फ़ के टुकड़े या गिलास में या बॉटल में हम ठंडा पानी रखते हैं, तो उसके तरफ छोटे छोटे जल के बूंद आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वह जो बॉटल है उसका टेम्परेचर कम होता है, वह क्या करता है, अगल बगल के टेम्परेचर को भी कम करता है, जिससे क्या होता है कि जो जल वाष्प है वह जल में कन्वर्ट हो करके उस बर्तन के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं हमें दिखाई देता है। तो ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, आप इसको बता सकते हो। दूसरा उदाहरण है, आपने देखा होगा
कि कोई भोजन पकता है उसके ऊपर आप ढक्कन लगा देते हो, बर्तन में जिस बर्तन में भोजन पकता है उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, फिर उसको हटाते हैं, देखते हो उसके तली पे क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, जैसे ही हमने खाना बनाना शुरू किया, इसमें उष्मा मिला, इसमें जो भी खाना बना रहे होंगे तो उसमें थोड़ा मोड़ा तो जल होगा ही। तो किसी बर्तन में आप खाना बनाते हो तो उसमें पानी डालते होंगे, सब्जी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जो भी। तो अब ये क्या होता है कि वाष्प बन के वो पानी जो है गर्म करते हो तो वाष्प बन के ये ऊपर जाता है, लेकिन जब ढक्कन लगा देते हो तो इसके इधर का तापमान, ऊपर का मतलब बर्तन के बाहर का तापमान क्या होता है, ठंडा होता है। तो ये वाष्प जाके ऊपर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होता है जैसे ही तो वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं आपके बर्तन के नीचे जो भी ढक्कन होता है, बर्तन कह रहा हूँ, ढक्कन है, उसके नीचे पानी की बूंदें दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर दो क्लास में समाप्त हो रहा है, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें आज हमने बात किया द्रव्य की अवस्थाएं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो चैप्टर में था आपके। तो आज के लिए बस इतना ही, इस पाठ में भी इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे तो नए पाठ के साथ मिलेंगे, नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तो हमारे क्लास में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।